देखेंगे सेंटिमेंट वो है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स। वहाँ पर सरकारी रूप से आपने कुछ फेरबदल आती हुई दिखी है, कुछ डीमैट अकाउंट्स जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं और सेंटिमेंट शायद थोड़ा सा आपको सुस्ताता हुआ दिखे उन काउंटर्स पर जहाँ पर आपने पिछले 5-6 महीने में कम से कम मल्टीपल एक्स रिटर्न्स देखे हैं। लेकिन आज का जो हफ्ता है वो है आईपीओस के नाम। मंडे को 2 आईपीओस आपको खुलते हुए दिख रहे हैं। 909 करोड़ रुपए का श्याम मेटालिक्स, बहुत ही बढ़िया प्राइस यहाँ पर है, और लगभग 5550 करोड़ का सोना कॉमस्टार जो कि एक ऑटो एंसिलरी है। बहुत ही जाने माने बिजनेस ग्रुप की ये कंपनी है और शानदार वापसी आईपीओस में होती हुई दिख रही है इस ग्रुप की। कौन कौन से अहम ऐसे पायदान हैं जो इन दोनों आईपीओस पर आपको देखने हैं वो बताते हुए दिख रहे हैं हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा साहब, और फिर हेम सिक्योरिटीज़ की आस्था जैन आपको बताएंगी इन पे पैसा लगाना है या नहीं। आशीष जी नमस्कार, वेलकम बैक टू द शो। बताइए क्या है डिटेल्स श्याम मेटालिक्स और सोना कॉमस्टार के। हाँ मैं बता रहा हूँ। पता आप लोग की कन्वर्सेशन सुन रहा था शैल सर। कुछ देर पहले वीरू ने कहा कि मेरे गांव की कंपनी हरिद्वार से, तो लास्ट टाइम आप लोग के शो में जब हरिद्वार डिस्कस हुआ था, गांव बोला गया था, तो वीरू भड़क गए थे। अपने घर के आसपास के सारे 5 सितारा होटल गिना रहे थे और आज खुद ही गांव बोल रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग। प्राइमरी मार्केट्स में बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हलचल लौट रही है और हफ्ते में 4 आईपीओस खुलने जा रहे हैं, जिनमें से 2 की शुरुआत आज ही होने वाली है। पहला जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्स, जिसे कई लोग सोना कॉमस्टार के नाम से जानते हैं, यह आज खुल रहा है, वेडनेसडे को बंद होगा और 285 से 291 रुपीस का प्राइस बैंड है। 5,500 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने आ रही है ये कंपनी, जिसमें से फ्रेश इशुएंस केवल 300 करोड़ रुपए का है, बाकी 5,250 करोड़ रुपए का ओएफएस है। और एंकर इन्वेस्टर्स वीकेंड पे अपडेट आ गया, 2,500 करोड़ रुपए मोबिलाइज कर लिए हैं, तो कुल आईपीओ साइज का 45% मोबिलाइज हो चुका है और कहा जा रहा है अब तक का एंकर बुक के लिहाज से 3rd लार्जेस्ट मोबिलाइजेशन हुआ है। 42 इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट करा, 24 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, 11 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और 5 इंश्योरेंस कंपनीज। है क्या ये कंपनी? ब्लैकस्टोन बैक्ड एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है जिसके 75% रेवेन्यूज विदेश से आते हैं। और क्यों इतना उत्साह एंकर इन्वेस्टर्स के बीच में? क्योंकि एक ग्लोबल इलेक्ट्रिक मार्केट को, ईवी मार्केट को सप्लाई करने वाली ऐसी शायद चुनिंदा कंपनी या पहली कंपनी होगी जो इस तरह का फोकस और भारतीय बाजारों में लिस्ट होने आ रही है, इसलिए शायद इस तरह का उत्साह इस कंपनी को लेकर है। 51 शेयर्स का लॉट साइज। दूसरा आईपीओ है श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी का, यह भी आज खुलेगा, वेडनेसडे को बंद होगा। 303 से 306 रुपए का प्राइस बैंड, 900 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने आ रही है, जिसमें 650 करोड़ रुपए फ्रेश इशुएंस है, केवल 250 करोड़ रुपए का ओएफएस है। जो मोबिलाइजेशन हो रहा है, ये कंपनी है मिड साइज स्टील कंपनी, तो एक सेक्टर अप ट्रेंड में शायद उसका फायदा मिल जाए। 3 स्टील प्लांट्स हैं पश्चिम बंगाल और ओडिशा में, 227 मेगावाट का कैप्टिव पावर प्लांट है। पोस्ट आईपीओ जो डेट थी 600 करोड़ रुपए की, इस आईपीओ के बाद रिड्यूस होकर 140 करोड़ रुपए पे पहुंच जाएगी। हाँ, एक दिक्कत, स्टील प्लांट्स हैं, कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं, बट आयरन ओर माइंस नहीं है, तो एक फुली इंटीग्रेटेड प्लेयर ये कंपनी नहीं है। 45 शेयरों का लॉट साइज यहां पर। तो यूं समझिए आशीष जी, मुकम्मल जहां किसी को नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। कैप्टिव माइंस ना हो श्याम मेटालिक्स के पास, लेकिन इतने बढ़िया सुपर साइकिल में ये आपको स्टॉक उतरता हुआ दिख रहा है कि इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब क्या आपको इन दोनों स्टॉक्स में निवेश करना है? कितना पैसा कॉमस्टार में, कितना पैसा श्याम मेटालिक्स में डालना है, ये आपको बताती हुई दिखेंगी आस्था जैन जी। हेम सिक्योरिटी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आईपीओ बाज़ार पर बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। आस्था जी नमस्कार, शुभ प्रभात, आपका स्वागत है। बताइए, बहुत बढ़िया प्राइसिंग श्याम मेटालिक्स की है, लेकिन बहुत धूम मचा रखी है सोना कॉमस्टार ने, कहाँ पैसा लगाना है? गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी एंड टू ऑल द पैनल्स मेंबर्स। देखा जाए तो सबसे पहले मैं यहाँ पे श्याम मेटालिक्स की बात करूंगी। लगाना है पैसा, सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, लिस्टिंग गेन लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। श्याम मेटालिक्स मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि एक जो आपने पॉइंट यहाँ पे रखा था कि कैप्टिव माइन नहीं है, तो उसी पे मैं एक थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहूंगी। लेकिन इनके जो आयरन ओर को लेके जो अरेंजमेंट्स हैं वो इतने सॉलिड हैं कि कंपनी को आगे जाते हुए भी कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आती कि अगर इनके पास कैप्टिव पावर माइन नहीं है तो कोई रॉ मटेरियल सप्लाई को लेके प्रॉब्लम होगा। तो वो एक क्लैरिफिकेशन है, तो मेरे को कोई रिस्क लगती नहीं है। दूसरी तरफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत
बहुत सॉलिड है, पेयर्स को आउट परफॉर्म किया है और देखा जाए तो लिवरेज जो है बैलेंस शीट में वो बहुत ही कम है और आगे जाते हुए और कम होगा तो अट्रैक्टिव काफी लगता है, प्राइसिंग भी रीजनेबल है। मेरे हिसाब से बिल्कुल इसमें लगाना चाहिए और फ्यूचर में ये लोग डीआई पाइप फैसिलिटीज भी लेके आ रहे हैं और ब्लास्ट फर्नेस फैसिलिटी भी ये लोग लगाएंगे, तो जो आगे जाते हुए काफी बेहतरीन रेवेन्यू विजिबिलिटी देती है कंपनी को। तो दोनों ही पर्सपेक्टिव से लगाने की सलाह रहेगी श्याम मेटालिक्स आईपीओ में। सोना कॉमस्टार की बात करें तो आशीष ने काफी अच्छे से यहाँ कंपनी के बारे में बताया है, तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी कंपनी के बारे में। 2-3 पॉइंट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट पर मिलियन में 0 रिजेक्शन रेट है, मतलब जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उसका अभी तक तो रिजेक्शन रेट बिल्कुल 0 है, जो दर्शाता है कि कंपनी कितना सॉलिड यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बेस कंपनी का है और कितनी सॉलिड मैन्युफैक्चरिंग है। दूसरी तरफ देखा जाए तो ऑलरेडी 15 इनको प्रोग्राम्स अवार्ड हो चुके हैं, जो कि एक तरह से ऑर्डर बुक की तरह से देखा जाना चाहिए। ऑल्दो कंपनी ने यहाँ पे अमाउंट मेंशन नहीं किया है, मेंशन किया होता तो रेवेन्यू विजिबिलिटी हमें और ज्यादा पता चलती, लेकिन एक तरह से ऑर्डर बुक की भी बात करी जाए तो देखा जाए तो वो भी काफी सॉलिड लगती है, जो कंपनी को आगे जाते हुए बहुत बेहतरीन यहाँ पे एक बेस देगी। सो ऑल टुगेदर और मार्की कस्टमर बेस है इंडिया में, इनका इंडिया क्या ग्लोबल लेवल में इनका मार्केट शेयर काफी स्ट्रॉन्ग है, जो आपको आरएचपी में फिगर्स देखने को मिलेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स मुझे काफी ज्यादा पसंद आते हैं। लगाने की जहां तक बात है, बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बढ़िया लगती है। और शॉर्ट टर्म की बात करें शैलेंद्र जी, तो देखा जाए तो जो कंपनी ने प्राइसिंग की है थोड़ा सा हायर साइड पे की है, स्पेशली ईवी बाय विक्टर फ्रंट पे काफी यहाँ पे थोड़ा सा हायर साइड पे इन्होंने वैल्यूएशन की है। तो शॉर्ट टर्म में भी मेरे हिसाब से लिमिटेड लिस्टिंग गेन होंगे और अगर किसी ने लिस्टिंग गेन के दिन भी कुछ नहीं पाया तो मेरे को लगता है आगे जाते हुए ये बिल्कुल रिटर्न देगी। तो दोनों ही आईपीओस में मेरी तरफ से सब्सक्राइब की रेटिंग है। जी, तो एक मेटल कंपनी, साथ ही साथ अगर आप देखें दूसरी ऑटो इंसुलरी कंपनी, दोनों पर ही इस प्राइस पर निवेश की सलाह है आस्था जी से। आस्था जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई और दोनों ही आईपीओस पर अपनी राय रखी आपने। आप सीएनबीसी आवाज़ पर रोज 8:45 पर इस आईपीओ की कवरेज देखा करेंगे आस्था जी के साथ और विभिन्न विशेषज्ञों के साथ। आज के लिए थम्स अप दोनों ही आईपीओस पे। अब चलते हैं सुमित के पास, और याद रखिएगा इस बाजार के लिए सबसे क्रिटिकल फैक्टर होता है कॉस्ट और इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव से, और वो है क्रूड। क्रूड पे एक ऐसी रिपोर्ट है जिसको आज हम बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट का तमगा दे रहे हैं, और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है आइए सुमित से बात करते हैं। सुमित बताइए। देखिए, एक रिपोर्ट गोल्डमैन सैक्स की आई है क्रूड के ऊपर। उन्होंने $80 पर बैरल जाने की संभावनाएं जताई हैं क्रूड की। जो मौजूदा $60-70 की रेंज में चल रहा था वहां से वो उसे ब्रीच करके $80 के आसपास जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। उनको लग रहा है कि यूएस अभी भी ड्राइविंग सीट पर रहेगा और गोइंग फॉरवर्ड फर्दर प्राइसेस को और मूव होते हुए देख रहे हैं वो यहाँ से। ईरान के साथ जो बातचीत है उसमें भी बहुत ज़्यादा कोई फेरबदल होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, और गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह से वैक्सीन ड्रिवन डिमांड क्रॉस ग्लोब रेज हो रही है, ये एक बड़ा ट्रिगर बनेगा जिसकी वजह से क्रूड में और ज़्यादा तेज़ी आते हुए दिखाई पड़ेगी और दुनिया भर में वैक्सीन ड्राइव तेज होगी तो डिमांड भी वापस रिवाइव करते हुए दिखाई पड़ेगी। हाँ, थोड़ा सा उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्प्रेड है WTI और ब्रेंट के बीच में वो थोड़ा कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड क्रूड की जो मोमेंटम है वो और तेज़ी की तरफ ही जारी रहेगा। तो जितनी भी अपस्ट्रीम कंपनीज हैं जो कि क्रूड रिलेटेड है उनके ऊपर आप खासा ध्यान रखें। $80 क्रूड होना ONGC जैसी कंपनियों के लिए एक बड़ा गेम चेंजर होकर सामने आ सकता है। तो अगर आप देखें ईरान के साथ बातचीत में ज़्यादा प्रगति नहीं हुई है, और क्रूड अगर आप देखें एक इस वक्त बहुत ही बड़े मोमेंटम है 72-73 के ऊपर ब्रेंट, और ONGC का स्पेशली अगर आप देखें काफ़ी जिक्र किया। मयूरेश, मैं आपसे एक टेक जाना चाहूँगा। आज आपने गोल्डमैन सैक्स के ऑयल पर इस टेक को समझा होगा, आप एग्जैक्टली इस चीज़ को देखते हुए पेंट स्टॉक्स पे हल्का सा एक व्यू रखिएगा, और हल्का सा अगर आप देखें व्यू उन स्टॉक्स पे जिनको आप लॉन्ग साइड पे ट्रेड करना चाहेंगे। संक्षेप में मयूरेश। बिल्कुल, आई थिंक तो जो क्रूड की प्राइसेस बढ़ती है तो एक ऑब्वियस इंपैक्ट आता है, क्योंकि टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो एक क्रूड बेस्ड डेरिवेटिव है इसकी कीमतें बढ़ती है, तो इनपुट कॉस्ट पेंट कंपनीज के लिए डेफिनेटली आई थिंक बढ़ते रहता है। और कितनी ये पास थ्रू कर पाती है इन टर्म्स ऑफ एंड प्रोडक्ट प्राइसेस,
ये देखना लाजमी है, क्योंकि अल्टीमेटली पूरी पास थ्रू की तो वॉल्यूम पे शायद दबाव आ सकता है। बट जनरली आई थिंक पेंट कंपनीज की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो जीडीपी को मिरर करती है, तो लॉन्गर टर्म स्टोरी पेंट कंपनीज के लिए ऑब्वियसली अच्छी है। हालांकि आई थिंक शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शन बिकॉज ऑफ प्राइसिंग हो सकती है। जहां तक आई थिंक क्रूड रिलेटेड प्लेज रहे, मुझे लगता है आई थिंक मोमेंटम प्लेज अभी भी आई थिंक ओएमसीज में रह सकते हैं। प्राइस इंक्रीजेज ये ले रहे हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन क्रूड। जो हम जीआरएम्स की बात कर रहे हैं वीरू जी, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट वैल्यू एट्रिशन दिख रहा है। आई थिंक जो $1.5 प्रति बैरल था दैट इज इम्प्रूव टू ऑलमोस्ट $3.5-4। तो जीआरएम्स में इंप्रूवमेंट दिखेगी। क्रूड प्राइसेस के वजह से पेट केम प्रोडक्ट्स जो इनके हैं इसमें ग्रोथ देखने मिलती है, और जो इन्वेस्टमेंट्स इनके पास एक वैल्यू एडेड होती है बैलेंस शीट पे, जो डिविडेंड यील्ड्स को सपोर्ट करती है। तो मोमेंटम प्ले आई थिंक ओएमसीज हो सकते हैं विद क्रूड। और शायद अगर आप देखें ओएनजीसी जिस स्टॉक का जिक्र सुमित ने किया था, उसको हम थोड़ा सा प्रेफर्ड स्टॉक मान के चलेंगे आज, और उस पर एक व्यू जरूर लेंगे पोस्ट ओपनिंग कि उसे कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है। आपकी स्क्रीन पर आप देखें एसएक्स निफ्टी करीब 15,770 के जोन में ट्रेड करता हुआ 53 अंक नीचे